150 साल हो गए नेपाल को क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन अभी जाके इनको ओडीआई स्टेटस मिला है। पारस खड़का, संदीप लामिछाने, दीपेंद्र आर्य इतने लेजेंडरी प्लेयर हैं नेपाल के। नेपाल की कहानी सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इन्होंने जितनी मेहनत की है और इस तरीके से नेपाल क्रिकेट का आज राइज हो पाया है। देखिए, कहानी की शुरुआत 1877 में होती है, जब नेपाल के अंदर क्रिकेट स्टार्ट होता है। अब नेपाल जो है ये बाकी देशों जैसे गुलाम नहीं था, मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज नहीं किए थे, इसलिए यहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेट आ नहीं पाया था। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे ये जहां जहां राज किए थे वहां पे क्रिकेट काफी आसानी से आ गया था, क्योंकि यही क्रिकेट को लेके आए थे। लेकिन नेपाल में ये राज कर ही नहीं पाए थे। नेपाल पहले से इंडिपेंडेंट था, इसलिए यहाँ पे क्रिकेट आ नहीं पाता है। बट 1877 में नेपाल के जो राजा थे, जो नेपाल के ही थे, ये देखते हैं कि यार बाकी जगह क्रिकेट खेला जा रहा है, और इसीलिए ये बाकी देश घूमते हैं और वहां पे देखते हैं कि क्रिकेट खेला कैसे जाता है, और नेपाल में क्रिकेट लेके आते हैं। अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि क्रिकेट सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए बनाया जाता है। नेपाल के अंदर जो राजा थे उन्हीं की फैमिली क्रिकेट खेला करती थी और हाई क्लास पीपल इसको ज्वाइन करते थे। बट बाद में ईयर चेंज होते हैं, 1946 का समय आता है और नेपाल के लिए क्रिकेट एसोसिएशन बनाया जाता है। देखिए, क्रिकेट एसोसिएशन 1946 में इसलिए बनाया गया था ताकि बाकी लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। और 1951 में, मतलब 1946 के 5 साल बाद, यहाँ के राज अभी कह देते हैं कि अब नेपाल डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये भी अपनी गद्दी छोड़ देते हैं। अब जैसे 1951 में नेपाल एक डेमोक्रेसी बनता है, इसके बाद क्रिकेट सबके लिए ओपन हो जाता है। 1981 के बाद नेपाल का क्रिकेट एसोसिएशन कहता है कि कोई भी अब क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर सकता है, छोटा से छोटा व्यक्ति, और अगर वो अच्छा खेलेगा तो ये ऊपर जाएगा। मतलब अब नेपाल के लोग भी क्रिकेट खेल सकते थे। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने लग गया था और सबको लगा कि अब नेपाल की भी एक क्रिकेट की टीम होगी। बट ये चीज जितना आप सुन रहे हो इतना आसान नहीं था। बस इन्होंने बोला था कि नेपाल की क्रिकेट की टीम होगी, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई है। बट दिक्कत ये थी कि अभी अभी डेमोक्रेसी आई थी, अभी अभी ही गवर्नमेंट आई थी, तो यहाँ पे इकोनॉमी बिल्कुल डेड थी। इस समय नेपाल की इकोनॉमी इतनी नीचे थी कि यहाँ पे रोड वगैरह भी नहीं थे, तो ऐसे में लोग क्रिकेट कहाँ खेलते। लोग जो थे इस समय दुकानें वगैरह खोलते हैं कि भाई हमें खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए पहले घर चाहिए, तो एक घर बनाते हैं। तो मिला जुला कर नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई। नेपाल का क्रिकेट एसोसिएशन 1951 में पूरा डेमोक्रेटिक हो गया, अच्छे से बन गया। लेकिन लोग अभी नेपाल में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। बट टाइम की सबसे कमाल बात यह है कि ये चेंज होता है, और टाइम जब निकलता है तो 1980s का समय आता है। और 1980s में क्या होता है कि नेपाल के अंदर रोड वगैरह सारे बन जाते हैं। इवन इस समय तक नेपाल की गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आ जाती है, नेपाल की इकोनॉमी ऊपर चली जाती है काफी ज्यादा। और 1980s वो समय था जब नेपाल के जो मेन सिटी थे यहाँ पे स्टेडियम भी बनाए जाते हैं। अब देखिए, नेपाल का जो एक क्रिकेट एसोसिएशन था, ये जैसे ही स्टेडियम वगैरह बनाते हैं, ये आईसीसी से कॉन्टेक्ट करते हैं। बेसिकली आईसीसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें भी मेंबर बनाओ, क्योंकि हमारे इधर भी ग्राउंड हो गए, हमारी टीम भी खेलना चाहती है अब इंटरनेशनल मैचेस। आईसीसी के पास जब ये जाते हैं तो आईसीसी इनको एफिलिएट मेंबर बना लेता है, और इसके बाद ये आईसीसी के एफिलिएट मेंबर बन गए। फाइनली 1996 का समय आया जब सबसे पहले ये एसीसी ट्रॉफी खेलते हैं। एसीसी ट्रॉफी के अंदर मल्टीनेशनल टीम्स आने वाली थी, ये पहला मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होने वाला था। और यहाँ जब खेलने आती है नेपाल की टीम तो ये कमाल का परफॉर्म करते हैं। देखिए, इनका पहला मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था, भले ही यहाँ पे एशिया बस की टीम थी, लेकिन मल्टीनेशनल टीम इनके लिए पहली बार थी, और यहाँ पे इन्होंने जापान को और एक और टीम को हराया था। अब नेपाल जो था ये पहले ही मल्टीनेशनल टीम में जब जीत दर्ज करता है, 2 मैच जीत जाता है, तो नेपाल के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए, नेपाल जो है ये बहुत छोटा सा है, यहाँ पे बहुत स्वीट लोग हैं, और जब ये देखते हैं कि हमारा देश क्रिकेट में ऊपर जा रहा है तो ये बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन नेपाल 1996 में एसीसी ट्रॉफी का सेमीफाइनल नहीं खेल पाया था। ये 2 मैच जीते थे, ग्रुप में अपने चौथे नंबर में थे, मतलब बाहर हो गए थे ग्रुप स्टेजेस में। बट कमाल बात ये थी कि लोग इसके बाद इतना ज्यादा सपोर्ट करने लग गए थे कि ये 2 मैच जीते तो बहुत बड़ी बात थी। और एक्चुअली में ये बड़ी बात भी थी, क्योंकि नेपाल पहली बार मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलने गया था। ये सब देखने के बाद एसीसी जो था, एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये क्या करता है कि 1998 वाला जो एसीसी ट्रॉफी होती है इसको नेपाल में ऑर्गेनाइज कराता है। अब जब नेपाल में एसीसी ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होती है, पूरे जो छोटे छोटे देश थे एशिया के खेलने जाते हैं नेपाल। इस समय नेपाल के ग्राउंड बिल्कुल फुल रहते हैं। नेपाल की ऑडियंस बहुत ज्यादा सपोर्ट करने आती है कि हमारा देश ऊपर जाना चाहिए, जीतना चाहिए। हालांकि नेपाल इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीत पाता, लेकिन फिर भी ऑडियंस इनको लगातार सपोर्ट करती है। वेल, इसके बाद ईयर 2000 का समय आता है। इस समय भी नेपाल काफी अच्छा परफॉर्म करती है। एसीसी के अंदर ये पहली बार पहुंच पाते हैं सेमीफाइनल में। वेल, सेमीफाइनल तो ये हार गए थे, लेकिन धीरे धीरे इनका राइज हो रहा था। अभी तो ये आए थे और अभी अभी ये जीतना भी शुरू कर चुके थे। अब देखिए, इस समय जब ये जीत रहे थे, इसी सेम टाइम पर नेपाल की अंडर 19 की टीम भी कमाल कर रही थी। ये वो टाइम था जब नेपाल जो है ये बेस में काम कर रहे थे, ताकि अब जो नए खिलाड़ी आए आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। इसलिए अंडर 19 की टीम में काफी अच्छे से देख रहे थे कैसे प्लेयर आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नेपाल का एसोसिएशन बिल्ड कर रहा था, और यहाँ पे अंडर 19 की टीम भी इसी पर्टिकुलर टाइम में बन चुकी थी। इवन अंडर 19
19 की टीम तो बड़ी बड़ी टीमों से खेलने लग गई थी इस पर्टिकुलर टाइम पर। अब इसके बाद ईयर आता है 2001 का, और 2001 में क्या होता है कि इस साल आईसीसी ट्रॉफी अरेंज कराती है इन छोटी टीमों के लिए। और ये जो आईसीसी की ट्रॉफी थी, यहाँ पे पहली बार पूरी दुनिया की नई नई टीम मिलने वाली थी नेपाल को। इस बार ये इंटरनेशनली जाने वाले थे एशिया से निकल के, और यहाँ पे जब ये खेलने जाते हैं तो यहाँ पे भी ये मैचेस जीतते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने जर्मनी को हराया था, इसके बाद एक और टीम को हराया था, बाद में नमीबिया से हार गए थे, लेकिन यहाँ पे भी ये परफॉर्म किए थे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नेपाल जो ये इंडिया जैसी टीमों से क्यों नहीं खेल रहा था, बड़ी बड़ी टीमों से क्यों नहीं खेल रहा था, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए एक्चुअली बात क्या है कि आईसीसी के मेंबर 108 देश हैं। अब आईसीसी के 3 प्रकार के मेंबर बनते हैं, 3 प्रकार के मेंबर में 108 देश हैं, लेकिन फुल मेंबर के अंदर सिर्फ 12 देश हैं, जिसमें इंडिया रहता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये बड़ी बड़ी टीमें हैं। एक्चुअली बात क्या है, किसी को भी अगर बड़ी टीम बनना है, फुल मेंबर बनना है, इंडिया जैसी बड़ी टीम जो अभी खेल रही है ना, इनके जैसे अगर इनको बनना है, तो ये बाकी बची 96 टीम को क्या करना पड़ेगा, इनको एसीसी ट्रॉफी खेलना पड़ेगा, आईसीसी ट्रॉफी खेलना पड़ेगा, वहां पे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। बाद में जब ये वहां अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये डिवीजन क्रिकेट खेलेंगे, और डिवीजन क्रिकेट में 5 डिवीजन रहते हैं। 5 डिवीजन में आपको लगातार परफॉर्म करना पड़ेगा, डिवीजन 1 में पहुंचना पड़ेगा, एंड इसके बाद आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड खेलने पहुंच जाएंगे। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद आपको ओडीआई स्टेटस मिलेगा, और इसके बाद आप इंडिया जैसी टीमों से खेल सकते हैं जो बड़ी बड़ी टीमें हैं। मतलब कि यदि आपको लग रहा है कि नेपाल डायरेक्ट इंडिया या बड़ी टीमों से क्यों नहीं खेल रहा था, तो ऐसे अगर वो खेलेंगे तो बहुत बुरा हारेंगे। इसलिए आईसीसी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, बिल्कुल जो आप ग्रास रूट में है, इससे उठ के आपको बहुत ऊपर जाना पड़ता है उन टीमों से खेलने के लिए। इवन आपको पता है इस सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन वाले पॉइंट रहते हैं। आपको 5 डिवीजन क्रॉस करने रहते हैं, और हर एक डिवीजन में 6 टीम रहती है, वहां पे आपको टॉप 2 में आना पड़ता है लगातार। तो मिला जुलाकर अगर नेपाल को इंडिया, वेस्ट इंडीज या फिर जो भी टीम आप देखते हो, ये 12 टीमों के साथ खेलना है, जो टॉप टीम है, इनके साथ खेलने के लिए इनको छोटी सीरीज सारी जीतनी पड़ेंगी, चाहे वो एसीसी ट्रॉफी हो, आईसीसी ट्रॉफी हो, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 डिवीजन को क्रॉस करना होगा। और अभी तो नेपाल स्टार्ट ही हुआ था, नेपाल में क्रिकेट ये ग्रास रूट में थे, और इसी को क्रॉस करने के लिए सबसे पहले एसीसी ट्रॉफी खेलते हैं, जहां पे एशिया की टीम में आते हैं, इसके बाद ये आईसीसी ट्रॉफी खेलते हैं। बाद में क्या होता है, 2003 का समय आता है, और इस समय एसीसी मतलब कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एक इमर्जिंग कप कराता है। इस इमर्जिंग कप के अंदर सिर्फ 3 टीम्स थी, मालदीव्स थी, यहाँ पे भूटान थी और नेपाल था, और इन तीनों टीमों में नेपाल ने टॉप में फिनिश किया था और ये जीत गए थे इसका फाइनल। ये सबसे पहली ट्रॉफी थी जहां पे नेपाल ने कोई ट्रॉफी जीती थी, भले यहाँ पे भूटान, मालदीव थे इनके सामने, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात थी। इवन राजू खड़का पहले ऐसे नेपाली बैट्समैन बने थे सीरीज के अंदर जिन्होंने सेंचुरी मारी, और नेपाल के अंदर ये पहले ऐसे बैट्समैन बने जिन्होंने सेंचुरी मारी है इतिहास की। अब देखिए इस टाइम पर नेपाल की टीम धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, अभी तो ये आए थे एफिलिएट मेंबर बने थे और अभी ये जीतना स्टार्ट कर चुके थे, बट इसी सेम टाइम पर इनकी जो अंडर 19 की टीम थी तबाही मचा रही थी। इनकी जो अंडर 19 की टीम थी लिटरली अंडर 19 में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश जैसी टीमों से भिड़ रही थी, एंड इनके सामने जो भी ये पाकिस्तान की टीम आ रही थी ना, ये टीम वही थी जो आने वाली टीम नेशनल होगी, मतलब ये सारे खिलाड़ी नेशनल में जाएंगे। एंड यहाँ पे इनकी अंडर 19 की टीम कमाल कर रखी थी। एक मैच इनकी अंडर 19 की टीम का पाकिस्तान के साथ होता है, यहाँ पे नेपाल की पहले बैटिंग आती है और नेपाल अंडर 19 151 रन बनाती है। अब सबको लगता है कि 50 ओवर में नेपाल ने 151 रन बनाए हैं, पाकिस्तान 152 रन तो अभी बना देगा, बट पाकिस्तान की जब बैटिंग आती है तो नेपाल इनको 121 पे ऑल आउट करता है और पाकिस्तान को नेपाल हरा देता है। देखिए पाकिस्तान की टीम के अंडर 19 के जितने खिलाड़ी थे, सारे खिलाड़ी बाद में पाकिस्तान की नेशनल टीम में आते हैं, और इन्हीं को नेपाल ने हरा दिया अंडर 19 के अंदर। बाद में नेपाल बांग्लादेश को भी हरा देती है, मतलब कि नेपाल अंडर 19 का बहुत राइज हो रहा था। एक तरफ जो नेपाल की नेशनल टीम थी ग्रास रूट में ऊपर जा रही थी धीरे धीरे, मालदीव, भूटान को हरा के, दूसरी तरफ नेपाल की जो अंडर 19 की टीम थी बड़ी बड़ी टीम को हरा रही थी। मतलब सबको क्लियर था कि आने वाले टाइम में जब ये अंडर 19 के खिलाड़ी मेन टीम में आएंगे तब नेपाल की टीम एक्चुअली में बहुत राइजिंग पॉइंट पे होगी। वेल इसके बाद 2005 में अगेन एसीसी की ट्रॉफी होती है, इस बार भी ये जीत नहीं पाते हैं, लेकिन इसके बाद आता है ईयर 2008। देखिए ईयर 2008 में डिवीजन 5 में इनको पार्टिसिपेट करना था, और डिवीजन 5 वही डिवीजन है जिसको क्रॉस करने के बाद ये 4 में, 3 में, 1 में जाएंगे, और अगर ये टॉप 2 में रह के लगातार 1 में पहुंच जाते तो 1 के बाद ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल पाते, और इसके बाद ये लिटरली ओडीआई स्टेटस पा लेते। ओडीआई स्टेटस पाने का मतलब था कि बड़ी बड़ी टीम जो 12 टीमें हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ खेल पाते। इसी के लिए 2008 में डिवीजन 5 होता है, लेकिन अभी ये तो ग्रास रूट था भाई, ये तो डिवीजन 5 था, ये बहुत नीचे थे अभी। एंड डिवीजन 5 में क्या होता है कि नेपाल का एक मैच होता है अफगानिस्तान के साथ। देखिए 30 में 2008 का दिन था, नेपाल अफगानिस्तान का मैच हो रहा था। इस मैच में अफगानिस्तान की पहले बैटिंग आती है और नेपाल इनको 142 रन पर ऑल आउट कर देती है। अब 50 ओवर के अंदर 143 का चेस, अगर नेपाल ये कर लेती तो ये डिवीजन 4 में चले जाते, टॉप 2 में फिनिश कर जाते, बट नेपाल की टीम जब इसको चेस करने आती है तो ये ऑल आउट हो जाते हैं 107 के स्कोर पर, और ये चेस ही नहीं कर पाते। वेल यहाँ पे नेपाल जो है नंबर 3 में फिनिश करता है और डिवीजन 5 में ही फंसे रह जाते हैं और डिवीजन 4 में पहुंच ही नहीं पाते। जबकि इसी सेम टाइम पर अफगानिस्तान ने नेपाल को हराया, अफगानिस्तान टॉप 2 में
फिनिश करती है, डिवीजन 4 में चली जाती है। बाद में सिर्फ एक साल के अंदर अफगानिस्तान ने डिवीजन 4 में टॉप 2 में फिनिश किया, डिवीजन 3 में, 2 में, 1 में, और अफगानिस्तान ओडीआई स्टेटस पा लेता है 2009 के अराउंड। इसके बाद अफगानिस्तान 2017 में फुल मेंबर बन गया आईसीसी का, जो कितनी बड़ी बात है। 2008 के समय अफगानिस्तान नेपाल दोनों बराबर की टीम थे, दोनों बिल्कुल बॉटम में थे, मतलब 108वें नंबर में थे। अभी के टाइम में अफगानिस्तान फुल मेंबर बन चुका है, जो 12 टीम फुल मेंबर है उसमें अफगानिस्तान का तक नाम है। तो देखिए नेपाल यहाँ पे हार गया, नंबर 3 में फिनिश करते हैं और ये क्वालिफाई नहीं कर पाती है। काफी ज्यादा हार्ड ब्रेकिंग था नेपाल के लिए, और इसीलिए जब 2008 निकलता है 2009 में अगेन ये डिवीजन 5 खेलते हैं और इस बार ये जान झोंक देते हैं और जैसे तैसे टॉप 2 में फिनिश कर जाते हैं। अब ये टॉप 2 में फिनिश करते हैं तो डिवीजन 4 में एंटर कर जाते हैं। अब डिवीजन 4 में भी इनको टॉप 2 में फिनिश करना था और डिवीजन 4 होता है 2012 में। 2012 में डिवीजन 4 की लीग होती है, यहाँ पे 6 टीम उतरती हैं। अगर ये टॉप 2 में फिनिश करते तो ये डिवीजन 3 में आ जाते, बट दिक्कत ये होती है कि 2012 में जो डिवीजन 4 हुआ यहाँ पे टॉप 2 में फिनिश नहीं करते, तीसरे नंबर में रह जाते हैं और अगेन ये यहाँ फंस जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि यार दिक्कत क्या है, नेपाल एक डिवीजन पास करता है उसके बाद फंस जाता है, आगे पास ही नहीं कर पाता। बट इसके बाद यार 2013 आता है और यहाँ पे नेपाल कुछ कमाल करता है। देखिए होता क्या है, 2013 में T20I वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर राउंड होते हैं। 2014 में जो T20I वर्ल्ड कप होना था उसके लिए क्वालिफायर राउंड खेले जा रहे थे 2013 में। अगर ये क्वालिफायर राउंड में ये पास आउट कर लेते, मतलब ये टॉप में फिनिश करते, तो ये 2014 वर्ल्ड कप में आ जाते T20I, क्योंकि T20I के लिए यही प्रोसेस है कि आपको क्वालिफायर राउंड पास करना है। यहाँ पे डिवीजन वगैरह नहीं है, तो T20I में आना काफी आसान है और ये चीज नेपाल को भी पता थी, इसलिए 2013 में बहुत मेहनत करते हैं और लिटरली क्वालिफायर राउंड क्वालिफाई कर जाते हैं और इसके बाद 2014 वर्ल्ड कप में आ जाते हैं। इसका मतलब 2014 में जो T20I वर्ल्ड कप होता है उसमें नेपाल की टीम पार्टिसिपेट करती है। हालांकि जब ये यहाँ आते हैं तो ये बॉटम में फिनिश करते हैं, टॉप 10 में नहीं आ पाते, इसलिए बड़ी टीमों से जैसे इंडिया से, श्रीलंका वगैरह से नहीं खेल पाते हैं। बट अच्छी बात ये थी कि नेपाल अभी वर्ल्ड कप में तो आने लग गया था, ये ऊपर तो लगातार आ रहे थे। इवन इसी के बाद डिवीजन 4 भी ये पास आउट कर लेते हैं और नंबर 2 में फिनिश करके डिवीजन 3 में एंटर कर जाते हैं। मतलब 2014 का जो ये साल था नेपाल क्रिकेट के लिए काफी अच्छा था। T20I में काफी ऊपर गए थे, लगभग ये इंटरनेशनल मेन टीमों के साथ खेलने वाले थे। साथ में ओडीआई क्रिकेट में भी ये काफी ऊपर आ गए थे, अभी तीसरे डिवीजन में पहुंच चुके थे, मतलब 2 डिवीजन और क्रॉस करते डिवीजन 1 में जाते तो ये वहां पे ओडीआई स्टेटस पा ली थे। वेल अच्छी बात ये थी इसी सेम टाइम पर जो अंडर 19 की टीम के प्लेयर थे मेन टीम में आने लग गए थे, जिनकी मैंने बात की थी। अंडर 19 के जो खिलाड़ी पाकिस्तान को हरा रहे थे, जो खिलाड़ी बांग्लादेश को हरा रहे थे, वो अच्छे खिलाड़ी नेशनल टीम में आने लग गए थे। बाद में जब 2015 का साल आता है तो यहाँ पे डिवीजन 2 में आ जाते हैं और डिवीजन 2 में आने के बाद बस एक डिवीजन अब पास करना बाकी था। अब देखिए डिवीजन 2 तक आ गए थे, यहाँ पे टॉप 2 में फिनिश करके डिवीजन 1 में आ जाते और इनके पूरे गेट खुल जाते आगे जाने के लिए। बट दिक्कत ये होती है कि डिवीजन 2 में इनको काफी अच्छी टीमें मिलती हैं, इसलिए नंबर 4 में फिनिश कर पाते हैं और यहाँ पे कुछ बड़ा कर नहीं पाते। अब इन्होंने नंबर 4 में तो फिनिश किया था, लेकिन WCL का जो डिवीजन वाला था, इनकी एक चैंपियनशिप होती है और इस चैंपियनशिप में डिवीजन 2 के नंबर 4 स्पॉट तक की टीम आ जाती है और इसलिए 2017 में WCL की जो चैंपियनशिप होती है इसमें नेपाल को बुलाया जाता है कि आप आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे डिवीजन 1 की 6 टीमें थी, डिवीजन 2 की 4 टीमें थी, टोटल 10 टीमें खेल रही थी और नेपाल ने यहाँ पे नंबर 6 में फिनिश किया था। इसका मतलब साफ था, नेपाल ने बताया था कि हम डिवीजन 1 की टीमों को हरा सकते हैं, इसका मतलब कि हम इंटरनेशनल में ऊपर जा सकते हैं, हम ओडीआई स्टेटस ले सकते हैं। अब यहाँ तक सब कुछ सही जा रहा था, नेपाल डिवीजन 1 में ऑलमोस्ट आ चुका था। अगर ये डिवीजन 1 में एंटर कर जाते, ओडीआई स्टेटस पा लेते, तो ओडीआई स्टेटस के बाद कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद वेस्ट इंडीज, इंडिया बड़ी टीमों के साथ खेलने लग जाती। बट दिक्कत इसके बाद स्टार्ट होती है क्योंकि आईसीसी जो है वो 2016 की स्टार्टिंग में नेपाल का जो क्रिकेट एसोसिएशन था इसको सस्पेंड कर देती है। देखिए होता क्या है, आईसीसी का एक रूल है कि हर देश में एक खुद का क्रिकेट का एसोसिएशन होगा। ये जो एसोसिएशन होगा ये एक प्राइवेट बॉडी होगी। ये एसोसिएशन में उस देश की गवर्नमेंट कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगी और एसोसिएशन को आईसीसी पैसे देगी कि आप क्रिकेट वहां पे डेवलप करो। अब इस तरीके से नेपाल के अंदर भी नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन बनाया गया था, ये काफी अच्छे से चल रहा था, ये प्राइवेट बॉडी था। लेकिन 2015 में नेपाल की गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करने लग जाती है और यहाँ पे कंट्रोल लेने लग जाती है। ये सारी चीजें जब पता चलती है आईसीसी को कि गवर्नमेंट यहाँ पे बोर्ड में कंट्रोल ले रही है, तो ये बोर्ड को ही सस्पेंड कर देते हैं। बोर्ड को सस्पेंड करने का मतलब था कि जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट थे रुकने वाले थे, डिवीजन क्रिकेट इनके लिए पूरा बंद होने वाला था। मतलब अभी ये जो ऊपर जा रहे थे एकदम से खत्म। नेपाल को लगा कि यार ये तो खत्म हो गया, पैसे भी नहीं आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म होने लग गया। बट इतने डिफिकल्ट टाइम में जब नेपाल लगभग क्रैश हो चुका था, शटर बंद हो चुकी थी, जब नेपाल के खिलाड़ी करेज लाते हैं और ये अकेले खेलना स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या, इस पर्टिकुलर टाइम में नेपाल के जो कैप्टन थे परास खड़का, ये पूरी टीम को कहते हैं कि अगर हम मल्टीनेशनल गेम अब नहीं खेल सकते हैं, अगर हम सस्पेंड हो गए हैं तो हम खुद में खेलेंगे। इन्होंने पूरी टीम को बोला कि पैसों की चिंता मत करो, खुद के जो पैसे हैं वो लगाओ, हम खुद में खेलेंगे, ताकि जैसे ही हम सस्पेंशन से हटेंगे तुरंत हम डिवीजन 1 में जाएंगे और इसके बाद हम बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे, ओडीआई स्टेटस गेन करेंगे। सारे
सारे खिलाड़ी इस चीज को मान जाते हैं। नेपाल के अंदर ये क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते हैं। मल्टीनेशनल टीम बंद थे, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट अगर बंद थे तो ये खुद में खेल रहे थे। वेल इसी पर्टिकुलर टाइम में नेपाल के अंदर अंडर 19 के और अच्छे खिलाड़ी आ गए। दीपेंद्र आमरे की एंट्री हो गई थी, संदीप लामिछाने आ गए थे नेपाल में। इवन 2018 में जब सस्पेंशन लगा हुआ था तभी संदीप लामिछाने को आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट आता है। दिल्ली डेयरडेविल्स इनको 20 लाख रुपए में खरीद लेती है अपनी टीम में आईपीएल के अंदर। अब ये नेपाल के लिए बहुत बड़ी बात थी। 30 साल पहले जो टीम अभी आई है जिसका पता आता भी नहीं है, उसका एक खिलाड़ी आईपीएल में आ रहा है। एंड आईपीएल में आ रहा है, इसका मतलब ये दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों के सामने कम्पीट करने वाला है। तो यहाँ पे प्राइस का मतलब नहीं था, 20 लाख रुपए में भले ही बिके थे, लेकिन ये आ गए आईपीएल में, यही बहुत बड़ी बात थी। और बाद में आईपीएल के अंदर 3 मैच खेलते हैं संदीप लामिछाने और 5 विकेट भी लेके जाते हैं 16 के एवरेज से। मतलब ये बेस्ट खिलाड़ियों के साथ भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ से सबको क्लियर हो गया था कि जैसे ही नेपाल आएगी डिवीजन 1 में एंटर करेंगे और जल्द ही ओडीआई स्टेटस गेन करेंगे। वेल इन सब के बाद नेपाल के लिए अच्छी बात ये होती है कि अब इनको डिवीजन 2 में गेट खोल दिए जाते हैं। अब बोला जाता है कि अब आप डिवीजन 2 खेल सकते हो जाके, और डिवीजन 2 खेलने के लिए अब नेपाल चली जाती है। अब देखिए डिवीजन 2 खेलने तो आ गए थे, लेकिन ये आसान नहीं था। डिवीजन 2 के अंदर यूएई थी, कनाडा थी, काफी अच्छी टीमें थी यहाँ, और बाद में एक्चुअली में सारी टीम परफॉर्म करती है। डिवीजन 2 के अंदर कनाडा हो, यूएई हो, नमीबिया हो, सबके 6-6 पॉइंट हो जाते हैं नेपाल के साथ। मतलब यहाँ पे 6 टीम में से 4 टीम के 6-6 पॉइंट हो चुके थे और टॉप 2 टीम अब क्वालिफाई कर सकती है। नेपाल को अभी क्वालिफाई करना था तो एक ही चीज थी, इनका आखिरी मैच बचा था कनाडा से, और वो मैच नेपाल को बहुत जरूरी था जीतना। तो बेसिकली नेपाल को अगर क्वालिफाई करना था तो या तो ये रन रेट बहुत हाई कर लें या फिर ये कनाडा के साथ मैच जीत जाएं जो अभी इनका होने वाला है, तो इनके 8 पॉइंट हो जाएंगे और ऑटोमेटिक डिवीजन 1 में चले जाएंगे। अब कनाडा के साथ नेपाल का आखिरी मैच स्टार्ट होता है। कनाडा की इस मैच में पहले बैटिंग आती है और 194 रन कनाडा बनाता है। मिला जुलाकर नेपाल को 195 रन बनाने थे, 50 ओवर थे इनके पास, काफी आसानी से स्कोर बन जाना चाहिए था। बट ये चीज इतनी आसान नहीं थी। नेपाल जब बैटिंग करने आती है तो 144 रन के स्कोर में इनके लिटरली 9 विकेट गिर जाते हैं। मतलब कि नेपाल की टीम अब खत्म हो गई थी, इसके बाद कोई बैट्समैन नहीं बचा था। ऐसा लगा नेपाल ये मैच हार जाएगी, रन रेट वैसे भी खराब है और डिवीजन 2 में ही फंस के रह जाएंगे। बट इस पॉइंट पर नेपाल के बॉलर जिनको बैटिंग नहीं आती थी, ये बैटिंग करना स्टार्ट करते हैं। नेपाल के बॉलर के पास इस समय कुछ नहीं था, सिर्फ इनके पास डेडिकेशन था, सिर्फ इनके पास वो करेज था। इनको बस पैशनेट थे इतने ज्यादा कि इनकी टीम को इनको आगे पहुंचाना था, और इस पैशन के थ्रू इन्होंने बैटिंग की और ये धीरे धीरे स्कोर को क्लोज ले जाने लग जाते हैं। बाद में ये मैच यहाँ तक आता है कि नेपाल को जीतने के लिए 6 बॉल में 8 रन चाहिए थे, और यहाँ पे अगर नेपाल ये कर देती तो इसके बाद ये डिवीजन 1 में एंटर कर जाती। फाइनली नेपाल को जब 6 बॉल में 8 रन चाहिए थे तो मैच ये लास्ट बॉल तक गया, लेकिन नेपाल ने एक कर दिया और ये डिवीजन 1 में एंटर कर गए 8 पॉइंट के साथ। देखिए नेपाल के अब 8 पॉइंट हो गए थे। यूएई का रन रेट काफी बढ़िया था, तो यूएई 6 पॉइंट के साथ, नेपाल 8 पॉइंट के साथ डिवीजन 1 में एंटर कर जाते हैं। और डिवीजन 1 में एंटर करने का मतलब था कि 2019 वर्ल्ड कप के लिए 2018 में ये क्वालीफायर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 2019 वर्ल्ड कप के लिए जब ये क्वालीफायर राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये क्वालीफाई तो नहीं कर पाते, ये 7 नंबर में ही फिनिश करते हैं। लेकिन क्वालीफायर राउंड में अगर ये क्वालीफाई कर गए और वहां पे इन्होंने एक मैच भी जीता है तो ओडीआई स्टेटस इनको मिल जाएगा। एंड होता भी यही है, इनको लिटरली ओडीआई स्टेटस दे दिया जाता है। वेल जैसे ही नेपाल को ओडीआई स्टेटस मिलता है, अब ये आईसीसी के एसोसिएट मेंबर बन जाते हैं। देखिए हुआ क्या ओडीआई स्टेटस मिलने के बाद नेपाल को, एक्चुअली में इनका राइज कैसे हुआ अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बात क्या है, आईसीसी के 3 मेंबर एसोसिएशन है। एक तो इनका एफिलिएट मेंबर है, दूसरा एसोसिएट मेंबर है और तीसरा फुल मेंबर है। आईसीसी के जो एफिलिएट मेंबर है ये 108 देश है, जिनको आप जानते भी नहीं है कि ये कौन से देश है। 108 देश क्रिकेट तो खेल रहे हैं, लेकिन ये एफिलिएट मेंबर है। 12 मेंबर जो है ये आईसीसी के फुल मेंबर है, जिसमें इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान जैसी टीमें आती हैं, अफगानिस्तान भी इसमें आ गई है। वेल बीच में कुछ थोड़ी बहुत टीम जो है ये एसोसिएट मेंबर में आती है, और ये यहाँ पे अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो ये फुल मेंबर बन जाएंगी। इवन एसोसिएट मेंबर बनने के बाद नेपाल को फायदा ये होता है कि अगर आप एसोसिएट मेंबर की कैटेगरी में आ गए हो, अगर आपको ओडीआई स्टेटस मिल गया है, इसका मतलब आप फुल मेंबर के साथ सीरीज खेल सकते हो। तो अब कमाल बात यह है कि नेपाल जो है एसोसिएट मेंबर बन गया, इसका मतलब कि इंडिया जैसी टीमों के साथ अब सीरीज खेल सकता है। हाँ ये सीरीज भले ही पूरी की पूरी हार जाए, व्हाइट वॉश हो जाए, लेकिन जब ये इतनी कॉम्पिटिटिव टीम के साथ खेलेगा, इतनी टॉप टीम के साथ खेलेगा, तो ऑटोमेटिकली नेपाल का गेम इतना हाई जाएगा कि बाद में इंडिया को भी बीट कर पाएंगे आज के 5 साल बाद। यही चीज अफगानिस्तान ने की है। अफगानिस्तान पहले ऐसे डिवीजन 5 में था, डिवीजन 1 में गए, बाद में ओडीआई स्टेटस मिला। बाद में ओडीआई स्टेटस जब इनको मिल गया तो इनकी सीरीज बड़ी टीम से होने लग गई, और बड़ी टीम को जब ये बीट करने लग गए तो आज ये वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। इवन अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंच गया था। आप सोचो अफगानिस्तान कितने ऊपर पहुंच गया है। इवन इतना बस नहीं, ये फुल मेंबर के साथ बस नहीं खेलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आईसीसी अब इनको पैसे देगा, इतने पैसे देगा जिससे अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाएंगे बेस लेवल से। जैसे एसोसिएट मेंबर बनने के बाद आईसीसी कहता है कि हम नेपाल को 5 करोड़ रुपए देंगे साल के, साथ में एसीसी इनको 15 करोड़ रुपए देगी, साथ में नेपाल की गवर्नमेंट भी 3 करोड़
करोड़ 30 लाख रुपए देने वाली है। मिला जुलाकर नेपाल का जो क्रिकेट का एसोसिएशन है, इनके पास साल के 25 करोड़ रुपए आएंगे इनको बिल्ड करने के लिए कि क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड करो बिल्कुल बॉटम से। ऐसे में क्या होगा, आने वाले 10-15 साल में नेपाल भी उन 12 टीम जैसे, इंडिया टीम जैसे बन सकती है। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि अगर आप एसोसिएट मेंबर बन गए हैं, अगर आपको ओडीआई स्टेटस मिल गया है, इसका मतलब आप टॉप टीम में आने लग गए हैं, आपका राइज हो चुका है। कुछ साल में आप बिल्कुल टॉप में आ जाएंगे, इंग्लैंड इंडिया के साथ खेलेंगे। और यही चीज अब नेपाल के साथ हो गई थी। नेपाल को अब ओडीआई स्टेटस मिल चुका था, मतलब कि नेपाल अब एकदम पीक में आ गई थी। नेपाल को जैसे ओडीआई स्टेटस मिलता है, इनके जो कैप्टन थे पारस खड़के, कहते हैं कि मेरा काम हो गया है। पारस खड़के नेपाल में तब से खेल रहे थे जब नेपाल बिल्कुल ग्रास रूट में था, आईसीसी ट्रॉफी खेल रहा था, एसीसी ट्रॉफी खेल रहा था। पारस खड़के ने बिल्कुल 5 डिवीजन थे, नेपाल को ओडीआई स्टेटस दिलाया। इन्होंने तब काम किया जब ये सस्पेंड हो गए थे। तो पारस खड़के अब कहते हैं भाई मेरी एज हो गई, अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, और ये रिटायरमेंट ले लेते हैं ओडीआई स्टेटस आने के बाद। इवन जब ये रिटायरमेंट लेते हैं तो नेपाल का जो बोर्ड था, इनका जो जर्सी नंबर था 77, उसको भी रिटायर कर देती है। आज के बाद नेपाल के अंदर 77 जर्सी नंबर किसी का नहीं होगा। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि इंडिया में जैसे सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है, उन्होंने टॉप किया है इंडिया में क्रिकेट को, सेम चीज नेपाल के अंदर पारस खड़के को गॉड ऑफ नेपाल क्रिकेट माना जाता है। इन्होंने नेपाल क्रिकेट को ऊंचाइयां दी है, बिल्कुल बॉटम से टॉप तक लेके गए हैं। अब इन्हीं सब चीजों के बाद 2023 का एशिया कप आता है और इसमें नेपाल क्वालिफायर राउंड निकाल के एशिया कप तक पहुंच जाती है। एशिया कप जो था 2023 का, यहाँ पे नेपाल ने पार्टिसिपेट किया था। ये पाकिस्तान के साथ खेले थे, इंडिया के साथ खेले थे। हालांकि ये दोनों मैच हार गए, लेकिन दोनों मैच हारना बड़ी बात नहीं है। ये इंडिया के साथ खेलते हैं और 230 रन भी बनाते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंडिया जो टॉप टीम है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट की, उनके साथ आप खेल रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं, मतलब ये कितनी अच्छी बात है। इवन इसके बाद कई लोग कहते हैं कि 2025 एशिया कप में यहाँ पे क्यों नहीं आ पाई नेपाल की टीम, इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करी। यहाँ पे तो 8 टीमें खेल रही थी, फिर भी नेपाल नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे नेपाल इसलिए नहीं थी क्योंकि इसके पहले क्वालिफायर राउंड में नेपाल सेमीफाइनल में हार गई थी यूएई से, इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाए थे। और ये इसलिए हारे थे क्वालिफायर राउंड क्योंकि इनके संदीप लामिछाने जो इनके मेन खिलाड़ी थे, मैन ऑफ द सीरीज जो लगातार बनते थे, बैन थे इस समय, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। यही कुछ कारण था कि 2025 एशिया कप में नेपाल पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। अब ये यहाँ तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी बात ये थी कि 3 सितंबर से नेपाल की वेस्ट इंडीज के साथ 3 T20I मैच की सीरीज स्टार्ट होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही एसोसिएट मेंबर बनते हैं, इनको सबसे बड़ा प्रिविलेज तो यही मिलेगा कि फुल मेंबर के साथ अभी सीरीज खेल सकते हैं। वेल, इस सीरीज का जब पहला मैच होता है तो नेपाल यहाँ पे 148 रन बना पाती है। सबको लगता है वेस्ट इंडीज स्कोर को चेस कर देगी क्योंकि नेपाल के पास ऐसी कोई बॉलिंग नहीं है, बट नेपाल ने इस मैच में वेस्ट इंडीज को 129 रन पर ऑल आउट कर दिया और ये वेस्ट इंडीज को हरा देते हैं। कमाल तो तब होता है जब सेकेंड मैच में नेपाल वेस्ट इंडीज को 90 रन से हराती है और 2-1 से सीरीज जीत जाते हैं। अब देखिए, कोई भी देश अगर फुल मेंबर देश को हरा देता है तो इसके बाद टेस्ट स्टेटस भी इसको मिल सकता है। इसका मतलब कुछ ही सालों में, आने वाले टाइम में नेपाल की टीम को टेस्ट स्टेटस भी मिल जाएगा और ये फुल मेंबर बन जाएंगे। फुल मेंबर बनने का मतलब आपको समझ में आ रहा है, पूरी दुनिया में 108 कंट्री क्रिकेट खेलती हैं जो मेंबर है आईसीसी की, जिसमें सिर्फ टॉप की 12 कंट्री फुल मेंबर है। मतलब कि टॉप की 12 कंट्री के अंदर नेपाल एंटर कर जाएगा जैसे ही फुल मेंबर बनेंगे। आप सोचिए, आज से 30 साल पहले 1988 में ये बॉटम में थे, 108वें नंबर की तरह ये टीम आई थी आईसीसी से जुड़ने के लिए। यही टीम 108 नंबर से आज 12वें नंबर तक पहुंचने वाली है। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब इन्होंने क्या किया है। आज हम सिर्फ ऊपर का क्रिकेट देखते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि नीचे क्या हो रहा है, बट नीचे जो है छोटी छोटी टीमें इतनी ज्यादा मेहनत करती हैं। अफगानिस्तान ने इतनी मेहनत की और आज ये फुल मेंबर बन पाए हैं और आज नेक्स्ट अफगानिस्तान के तौर पर नेपाल भी यहाँ पे आने वाली है। वेल, आने वाले टाइम में नेपाल जब यहाँ आएगी तो इनको और पैसा दिया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा और आने वाले टाइम में कम्पीट कर पाएंगे, पाकिस्तान को इजिली बीट कर पाएंगे। वेल, आपको नेपाल राइज की अगर ये वीडियो पसंद आई है तो श्रीलंका डाउनफॉल की आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वेस्ट इंडीज का कैसे डाउनफॉल हुआ उसकी ये वीडियो जरूर से देखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।